हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है और यह रोग लिंग क्रोमोसोम X द्वारा वाहित होता है। इस रोग में शरीर का कोई भाग अगर कट जाता है या छिल जाता है तो वहाँ से रक्त लगातार निकलते रहता है और आसानी से रक्त जमता नहीं है। इस चित्र को ध्यान से देखो। इस चित्र में क्या दिखाया गया है कि एक व्यक्ति का हाथ जो है थोड़ा सा कट गया है और थोड़ा सा कटने से ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में खून निकल रहा है यहाँ पर, और ये खून बंद नहीं हो रहा है। अतः जिस व्यक्ति से खून निकल रहा है वो व्यक्ति हीमोफीलिया का रोगी है। तो हीमोफीलिया का सबसे बड़ा लक्षण क्या है कि शरीर में कहीं अगर थोड़ा सा भी कट जाएगा, कहीं से भी छिल जाएगा तो वहाँ से रक्त निकलने लगता है और रक्त बंद नहीं होता है। अगर एक नॉर्मल मनुष्य होता है तो उस नॉर्मल मनुष्य में कहीं भी शरीर में अगर कट जाता है या छिल जाता है तो वहाँ से रक्त का निकलना 2 से 7 मिनट के अंदर बंद हो जाता है, क्योंकि उस जगह पर रक्त का थक्का बन जाता है और वह थक्का रक्त को बाहर निकलने से रोक देता है। किंतु हेमोफीलिया रोगी के शरीर में वो थक्का बनाने वाले जो कारक हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो पदार्थ नहीं बन पाते हैं। इसलिए उसके शरीर में अगर कहीं भी कट जाता है, छिल जाता है तो इस तरह से रक्त निकलने लगता है। थोड़ा सा कटने पर ही यहाँ पर इतना रक्त हम निकलते हुए देख रहे हैं। तो मान लो कि अगर ज़्यादा ही कट गया तो वहाँ तो व्यक्ति का मतलब बहुत ज़्यादा रक्त निकल जाने से व्यक्ति का मौत भी हो सकता है। और ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों में अगर कहीं भी इस तरह थोड़ा मोड़ा कट जाता है तो इसको बंद भी होता है तो उसको बंद होने में लगभग 30 मिनट से 24 घंटे तक का समय लग जाता है। और हेमोफीलिया का और एक लक्षण है कि इसमें शरीर के अंदर भी कभी कभी रक्त का स्राव हो जाता है। इसके अलावा हड्डियों के जोड़, खोपड़ी के अंदर, नाक के म्यूकस से भी इसमें रक्त का स्राव हो सकता है। तो ये था मनुष्य के एक्स क्रोमोसोम पर स्थित एक अप्रभावी जीन के म्यूटेशन के कारण हीमोफीलिया रोग होता है। अतः इसका भी जो जीन होता है हीमोफीलिया रोग उत्पन्न करने वाला, यह लिंग क्रोमोसोम पर स्थित होता है और उस जीन में परिवर्तन होने के कारण वो शरीर के अंदर रक्त को जमने वाले पदार्थ, जिसको कहा जाता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, इसको फैक्टर 8 भी कहा जाता है, और एक दूसरा फैक्टर है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, इसको फैक्टर 9 भी कहा जाता है। अतः यह म्यूटेंट जीन शरीर के अंदर इन फैक्टर्स का निर्माण को रोक देता है और इन दोनों फैक्टर्स के अभाव में शरीर के अंदर कहीं अगर कट जाता है, छिल जाता है तो वहाँ रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। फलस्वरूप कटे स्थान से रक्त का स्राव होते रहता है। तो ये था हेमोफीलिया का कारण। अब देख लेते हैं कि हेमोफीलिया जो रोग है यह जीन के द्वारा उसके संतानों में कैसे जाता है। यहाँ एक चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है कि ये एक महिला है, ये महिला का ये दोनों लिंग क्रोमोसोम है, और लिंग क्रोमोसोम के ऊपर जो कैपिटल जो H लिखा गया है, मतलब कि ये इसका जीन नॉर्मल है, मतलब इसके लिंग जो क्रोमोसोम है, इस दोनों लिंग क्रोमोसोम पर जो जितने भी जीन हैं वो नॉर्मल हैं। और ये एक पुरुष है, ये पुरुष कैसा है, ये हेमोफीलिया का रोगी है, मतलब इसको हेमोफिलिक पुरुष कहा गया है। और इसके जो लिंग क्रोमोसोम है, देखो इसका लिंग क्रोमोसोम वाई ठीक है, मैंने कोई इस पर कोई ये नहीं है, कोई मैंने खराब जीन नहीं है, लेकिन इसका जो एक्स क्रोमोसोम पर है इस पर एक स्मॉल एच जीन दिखा रहा है। तो ये स्मॉल एच जीन क्या है, यह म्यूटेंट जीन है। मतलब यहाँ ध्यान दो, देखो ये लिंग क्रोमोसोम है, यहाँ पर एच दिखाया गया कि ये नॉर्मल जीन है, मतलब इसके ऊपर जीन जो है नॉर्मल है हेमोफीलिया का, लेकिन ये जो जीन है जाकर के म्यूटेंट हो गया है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हूँ, रोग उत्पन्नकारी म्यूटेंट जीन, मतलब इसी जीन का परिवर्तन होकर म्यूटेंट हो गया है
और ये म्यूटेंट हो जाने से क्या हुआ कि ये जिसमें जाएगा हेमोफीलिया रोग उत्पन्न करेगा। तो ये पुरुष है, ये हेमोफिलिक पुरुष है, मतलब क्योंकि इसके अंदर लिंक क्रोमोसोम पर एक जीन है जो इसमें हेमोफीलिया रोग उत्पन्न करता है। तो इसके जीन पर ये जीन है। अब क्या होता है कि मान लो कि इस महिला के साथ इस पुरुष का शादी हो गया। शादी होने के बाद इस महिला में जो गैमेट उत्पन्न होगा, तो इसका गैमेट क्या हो जाएगा, इसमें चूंकि दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है तो दोनों ही एक ही प्रकार का गैमेट उत्पन्न होगा। और इसके जो क्रोमोसोम पर चूंकि नॉर्मल है तो दोनों ही नॉर्मल, इस पर हेमोफीलिया के लक्षण है। और यहाँ पर 2 प्रकार का गैमेट उत्पन्न होगा, एक तो वाई क्रोमोसोम वाला गैमेट उत्पन्न होगा, तो ये तो नॉर्मल होगा, इस पर कोई जीन नहीं है हेमोफीलिया के लिए। और ये जो गैमेट उत्पन्न होगा जिसमें एक्स और इसमें स्मॉल एस दिखाया गया है, तो इस जीन में क्या है, हेमोफीलिया का जीन इसमें मौजूद है, इस एक्स क्रोमोसोम में। तो अगर इस महिला के इस गैमेट के साथ पुरुष का अगर इस गैमेट का संयोग होता है तो उस कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, एक्स एच और यहाँ पर एक्स स्मॉल एच। इस गैमेट के साथ अगर इसका कॉम्बिनेशन होगा तो वही गैमेट बनेगा सेम टू सेम। अगर इसके साथ अगर इसका कॉम्बिनेशन होगा तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन होगा तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये हो गया इन दोनों की संतान, जिसमें एक नॉर्मल महिला है और एक हेमोफिलिक पुरुष है, मैंने ऐसा पुरुष जिसको हेमोफिलिक का बीमारी है। तो अब देख लेते हैं कि इसका तो ये जो जायगोट बना, इसमें क्या देख रहे हैं कि इसका लिंक कैसा बनेगा। तो लिंक में देख रहे हैं कि ये जो क्रोमोसोम जो है ये नॉर्मल क्रोमोसोम है और इस लिंक क्रोमोसोम पर लेकिन हेमोफीलिया रोग उत्पन्न करने का जीन मौजूद है। तो चूंकि इसमें एक ही जीन पर एक ही क्रोमोसोम पर हेमोफीलिया रोग उत्पन्न करने वाला जीन मौजूद है, इसलिए इससे जो पुत्री का जन्म होगा वो पुत्री में कोई बीमारी नहीं होगा, लेकिन वह उस रोग का वाहक कहलाएगा। इसलिए ये सामान्य मैंने पुत्री होगी, लेकिन वह उस रोग का वाहक होगी। मतलब ये जब बड़ी हो जाएगी तो इसका जब शादी होगा तो इससे ये बीमारी इसके संतान में जा सकता है। उसी तरह यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई सेम है यहाँ पर, तो ये भी क्या है, सामान्य ये पुत्री होगी, लेकिन ये भी उस हेमोफीलिया रोग का मतलब वाहक का काम करेगी। अब यहाँ देख लेते हैं, ये एक्स एच और ये उत्पन्न होगा, चूँकि ये भी नॉर्मल जीन है और यहाँ भी नॉर्मल है, तो ये सामान्य पुत्र होगा। इसमें कोई हेमोफीलिया का कोई जीन मौजूद नहीं है, ये सामान्य पुत्र हो जाएगा। उसी तरह ये भी सामान्य पुत्र होगा। तो हम क्या पाते हैं, अतः इस तरह का अगर परिस्थिति होता है जिसमें एक नॉर्मल महिला होता है लेकिन उसका हेमोफिलिक पुरुष से शादी होता है, तो उसके पुत्री संतान में क्या होगा, उसके रोग उत्पन्न करने वाले जीन उसके शरीर में होंगे, लेकिन उसके जितने भी पुत्र उत्पन्न होंगे उसमें कोई रोग उत्पन्न करने वाला जीन नहीं होगा। तो इस तरह हेमोफीलिया रोग में वंशागति होता है। एक दूसरा बीमारी जिसको हम लोग कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, इसको हिंदी में कहा जाता है रंग दृष्टिहीनता। तो ये भी एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति जो है लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता। यह एक उदाहरण दिख रहा हूं, यहाँ पर चित्र दिखा रहा हूं। पहले यहाँ देखो, एक चित्र है यहाँ पर। तो कोई अगर एक नॉर्मल व्यक्ति होगा तो ये कैसा रंग है, ये ग्रीन है, ये पीला है और ये लाल है। वो इस तीनों रंगों को पहचान लेगा। लेकिन जो कलर ब्लाइंड व्यक्ति होगा, माने जिसमें कलर ब्लाइंड नाम की बीमारी होगा, वो व्यक्ति इस हरे रंग को और इस लाल रंग को पहचान नहीं पाएगा। तो ये तीनों सेव जो नॉर्मल व्यक्ति को 3 प्रकार कलर के दिखाई पड़ेंगे, तो जो कलर ब्लाइंडनेस है उसको ये तीनों सेव कैसे दिखाई पड़ेंगे, इस तरह दिखाई पड़ेंगे। हरा वाला ऐसा दिखाई पड़ेगा, पीला वाला पीला दिखाई पड़ेगा और लाल वाला लाल दिखाई पड़ेगा। तो कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा बीमारी है जिसमें व्यक्ति हरे और लाल रंग को पहचान नहीं पाता है, उनमें भेद नहीं कर पाता है। तो ऐसे तो इस तरह की बीमारी को हम लोग कलर ब्लाइंडनेस बीमारी कहते हैं। और इसका भी एक कारण होता है। इसका भी जो कारण है, इसके एक जीन में म्यूटेशन, और वो जीन भी क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होता है, यानी लिंक क्रोमोसोम पर स्थित होता है। और ये जीन क्या करता है,
देखो नॉर्मल जीन तो ठीक है, लेकिन ये जीन में जो एक्स क्रोमोसोम स्थित है उसमें अगर म्यूटेशन हो जाता है तो वो जीन क्या करता है कि उस मनुष्य की आँख के रेटिना के अंदर जो कोन सेल्स होते हैं, उस कोन सेल के अंदर फोटोप्सिन नामक एक पिगमेंट होता है, उसके निर्माण को रोक देता है। और इसके निर्माण को रोक देने से क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है रंगों के बीच अंतर नहीं कर पाता है। तो ये था कलर ब्लाइंडनेस किसे कहते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं इसके लक्षण क्या है। कलर ब्लाइंडनेस के लक्षण मतलब क्या क्या होता है। तो जो व्यक्ति फुली कलर ब्लाइंड होगा, माने पूर्ण रूप से कलर ब्लाइंड जो व्यक्ति होता है वो कोई भी कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, उसको सभी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नज़र आएगा या धूसर रंग का नज़र आएगा। और एक चित्र के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं। इस चित्र को ध्यान से देखो। देखो ये जो चित्र है दिखाया गया है, ये एक नॉर्मल, कोई अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है तो नॉर्मल व्यक्ति वो सभी रंगों को आइडेंटिफाई कर पाएगा, पहचान पाएगा कि कौन सा इसमें कौन सा कलर है, उसका रंग वो बता पाएगा। तो नॉर्मल व्यक्ति का, जो व्यक्ति तुम लोग भी देखो, इसका अगर तुम लोग सभी कलर को पहचान पाती हो तो तुम लोग का नेत्र नॉर्मल है, माने दृष्टि नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये जितने भी यह कलर है, इन कलर में से किसी को भी नहीं पहचान पा रहा है और उसके पूरा कलर उसको व्हाइट ब्लैक में नजर आता है या ब्राउन कलर में नजर आता है, इस कलर में, इसको पूरा कलर ही इस कलर में नजर आता है या इस कलर में नजर आता है या ब्लैक व्हाइट में नजर आता है, तो उसको हम कहते हैं कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस। अगर व्यक्ति इन रंगों में से वह लाल रंग को नहीं पहचान पाता तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोनेपिया। ये चित्र देखो, जिस व्यक्ति को लाल रंग का अंधापन होगा वह लाल रंग को पहचान नहीं पाएगा, उसको यह जो लाल रंग जो है उसको इस तरह नजर आएगा। तो जो व्यक्ति लाल रंग को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है उसको लाल रंग इस तरह दिखाई पड़ेगा। ये जो लाल रंग का चित्र ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह के अंधेपन को हम लोग कहते हैं प्रोटोनेपिया। तो प्रोटोनेपिया क्या है? प्रोटोनेपिया यह लाल रंग का पहचान नहीं कर पाने के कारण होने वाला बीमारी है और उस व्यक्ति को लाल रंग जो है इस तरह का बादामी रंग का दिखाई पड़ेगा, ये जो दिखाया गया यहाँ पर। और एक दूसरे प्रकार का जो कलर ब्लाइंडनेस है उसको हम लोग कहते हैं ड्यूटेरोनोपिया। ड्यूटेरोनोपिया में क्या होता है कि वो व्यक्ति हरा रंग का पहचान नहीं कर पाता है। देखो इस चित्र में ये जो नॉर्मल हरा रंग था, यहाँ पर इस चित्र में जो हरा रंग था, उस हरा रंग को व्यक्ति कैसे दिखाई पड़ेगा? उसको ये हरा रंग उसको इस तरह नजर आएगा। तो इसको हम कहते हैं हरे रंग का अंधापन, मन हरापन, उसको ब्लाइंडनेस, मन हरा रंग को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। अगर जिस व्यक्ति में ये दोनों होगा तो लाल भी नहीं पहचान पाएगा और हरा भी नहीं पहचान पाएगा। इसलिए जो भी रेलवे में ट्रेन का ड्राइवर का परीक्षा देते हैं, ट्रेन का ड्राइवर बनना चाहते हैं, उन लोगों का आँख का ये चेक होता है कि वो लोग लाल और हरा को पहचान पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि ड्राइवर अगर लाल और हरा का पहचान नहीं कर पाएगा, यानी उसमें इसका कलर ब्लाइंडनेस होगा, तो वो लोग एक्सीडेंट करा देंगे ट्रेन का। इसलिए इसलिए उनमें कलर ब्लाइंडनेस का मतलब, विशेषकर लाल और हरा ब्लाइंडनेस का मतलब उनमें आँख का उनमें जांच होता है और बहुत कड़ाई से जांच होता है इसमें। इसलिए ड्राइवर का जो आँख है हमेशा, चाहे वो बस का ड्राइवर हो चाहे ट्रेन का ड्राइवर हो, तो ये सब मतलब ये मैंने कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, पूरा देखना चाहिए कि लाल और हरा रंग। और एक ब्लाइंडनेस होता है, इसमें व्यक्ति नीला रंग को नहीं देख पाता है, उसको नीला रंग पहचान में नहीं आएगा, नीला रंग कैसा है। तो यहाँ देखो ये नीला, ये नॉर्मल नीला है और उसको कैसे दिखाई पड़ेगा? ऐसे दिखाई पड़ेगा।
थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो नीले रंग के अंधेपन को ट्राइटोनोपिया कहा जाता है। तो ये था कलर ब्लाइंडनेस का विभिन्न प्रकार का उसका प्रकार और उसका मतलब रंगों का अंधापन। और ऐसा देखा गया है कि ये जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ये पुरुषों में ज़्यादा होता है, स्त्रियों में कम होता है। तो अब जान लेते हैं इसका कारण क्या है। तो मैं पहले ही बताया हूँ कि इसका भी कारण एक जीन है जो लिंक क्रोमोसोम यानी एक्स क्रोमोसोम पर रहता है, और उस जीन में क्या हो गया है कि म्यूटेशन हो गया, मतलब उस जीन में परिवर्तन हो गया है। मैंने मनुष्य के किसी जनरेशन में किसी काल में वो जीन नॉर्मल था, लेकिन बाद में उसमें कुछ चेंजेज हो गया, तो बाद में ये उसमें वो अंधापन इस तरह उत्पन्न करने लगा कलर का। तो अब इसका कारण में थोड़ा देख लेते हैं कि कारण क्या है। तो यह लिखा हूँ कलर ब्लाइंडनेस का कारण क्या है। तो रंगों के पहचान के लिए मनुष्य की आंख में कौन कोशिकाएं होती है। तुम लोग को जब मैं पहला पार्ट में आंख के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ पर हम लोग का जो आंख के अंदर जो रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक होता है रॉड्स कोशिकाएं और दूसरा होता है कोन कोशिकाएं। और कोन कोशिकाएं ही हमें रंग भेद की जानकारी देती है। तो वहीं पर ये कोन कोशिकाएं यहाँ पर है। तो यही ये कोन कोशिकाएं रेटिना के अंदर जो मौजूद होती है, यही हमें रंगों का ज्ञान कराती है। और ये कोन कोशिकाएं जो होती है रेटिना के अंदर, ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है लाल संवेदी कोन कोशिकाएं, दूसरा होता है हरा संवेदी कोन कोशिकाएं, और तीसरा होता है नीला संवेदी कोन कोशिकाएं। और इन तीनों प्रकार के कोन कोशिकाओं में क्रमशः लाल, हरा और नीले रंग का फोटोप्सिन पिगमेंट, ये फोटोप्सिन क्या है, पिगमेंट है। ये पिगमेंट 3 कलर का होता है, लाल, हरा और नीला। और इसी कलर का पिगमेंट का निर्माण उस कोन कोशिकाओं में होता है। तो इनमें से लाल और हरे रंग की संवेदी फोटोप्सिन का संश्लेषण जो होता है एक्स क्रोमोसोम पर स्थित जीन के द्वारा होता है, और नीले रंग का जो होता है उसका क्रोमोसोम उसका जो जीन होता है वह एक 7वें नंबर ऑटोसोम्स पर स्थित होता है। तो इन जीन में म्यूटेशन के कारण यानी इन जीन में चेंजेज आ जाने के कारण ये अपना काम मतलब ये फोटोप्सिन का निर्माण में बाधा उत्पन्न कर देते हैं, निर्माण नहीं होने देते हैं, और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति को इस ब्लाइंडनेस का शिकार होना पड़ता है। इस कलर ब्लाइंडनेस का स्थानांतरण कैसे होता है, मतलब माता पिता से संतान में कैसे जाता है। तो यह एक चार्ट के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो यह देखो, ये एक्स क्रोमोसोम है, और इस एक्स क्रोमोसोम पर ये जो सी जो है यह म्यूटेंट जीन है, मतलब जो जीन क्या करता है कि कलर ब्लाइंडनेस उत्पन्न करता है शरीर में पहुंचकर इस जीन पर। तो जिसमें ये इस एक क्रोमोसोम वाला जीन रहेगा, इस क्रोमोसोम पर ये जीन युक्त रहेगा, उस पर क्या होगा, वो कलर ब्लाइंडनेस, उसमें रोग उत्पन्न हो जाएगा। और ये जो जीन है ये नॉर्मल जीन है, ये भी लिंक क्रोमोसोम पर यहाँ दिखाया गया है। एक कलर ब्लाइंडनेस को देखिए प्लस से जाकर के। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 व्यक्ति है, एक महिला है जो क्या है कलर ब्लाइंडनेस का वाहक है, माने इसमें रोग उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन इसके अंदर एक जीन है। ये देखो जीन है, एक कलर ब्लाइंडनेस का इस एक्स क्रोमोसोम पर एक जीन है, कलर ब्लाइंडनेस का इस पर जीन है, लेकिन इसमें एक जो जीन है, एक जो क्रोमोसोम है नॉर्मल है, मतलब इसमें 2 लिंक क्रोमोसोम होता है एक महिला में। तो एक क्रोमोसोम का जो है वो नॉर्मल है, जाकर उस पर कोई मतलब कलर ब्लाइंडनेस उत्पन्न करने वाला कोई जीन नहीं, लेकिन दूसरा जो क्रोमोसोम उस पर लिंक क्रोमोसोम उस पर एक जीन मौजूद है। तो इसमें तभी ये कलर ब्लाइंड होगी जब इसके दोनों जीन पर ही मतलब ये जीन मौजूद होगा, दोनों क्रोमोसोम पर ही। चूंकि एक क्रोमोसोम पर ये जीन मौजूद इसलिए ये नहीं होगा, लेकिन ये वाहक होगा, मतलब ये अपने संतानों में इसको पहुंचा सकती है इस जीन को। और यहाँ पर एक नॉर्मल पुरुष है, तो नॉर्मल पुरुष का जो लिंक क्रोमोसोम है यहाँ C+ मतलब ये नॉर्मल उसका जीन है, कोई इसमें नहीं है, और दूसरा Y क्रोमोसोम नॉर्मल है। तो अब क्या होता है कि इसका गैमेट बना, यहाँ भी गैमेट बना। अब क्या होता है कि इस गैमेट के साथ अगर इसका अगर संयोजन होता है तो क्या उत्पन्न होता है, देखो दोनों ही C+ दोनों में नॉर्मल, तो ये लड़की होगा लेकिन ये नॉर्मल होगा, इसमें कोई इसमें अंधता का लक्षण नहीं रहेगा। अगर इस
अगर इस गैमेट के साथ अगर इस गैमेट का संयोजन होता है तो क्या बन गया, देखो प्लस और यहाँ पर ए, मतलब इसमें क्या होगा, यहाँ पर एक जीन आ गया है कलर ब्लाइंडनेस उत्पन्न करने का, तो कलर ब्लाइंड उत्पन्न करने का जीन आ गया, तो लेकिन इसमें एक ही क्रोमोसोम पर है, दोनों लिंक क्रोमोसोम पर नहीं है। इसलिए इसमें क्या होगा कि इसमें बीमारी तो उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन ये वाहक बन जाएगी, मतलब ये अपने संतान को दे पाएगी, अगले जब इसका शादी होगा, जब बड़ी हो जाएगी तो दे पाएगी, पहुंच जाएगा। यहाँ देखो अगर इसके साथ अगर इसका होता है तो ये नॉर्मल पुत्र हो जाएगा, कि इसमें तो नॉर्मल जीन है, यहाँ पर कलर ब्लाइंड कोई जीन नहीं है। और यहाँ देखो इसके साथ अगर इसका होगा तो ये भी क्या होगा, पुत्र होगा, लेकिन ये फुली कलर ब्लाइंड हो जाएगा, ये कलर ब्लाइंड हो जाएगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर माने पुरुष में चूंकि एक ही सिंगल क्रोमोसोम होता है तो इसका प्रभाव यहाँ प्रकट हो जाएगा, अतः ये कलर ब्लाइंड हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस तरह यदि एक माने वाहक महिला के साथ अगर एक नॉर्मल पुरुष का शादी होता है तो उससे जो संतान उत्पन्न होते हैं, तो जिसमें 50% संतान जो होंगे नॉर्मल होंगे, 50% संतान जो होंगे कैरियर होंगे, यानी उस रोग का वाहक होंगे, और पुत्र में 50% संतान नॉर्मल होंगे और 50% संतान वो कलर ब्लाइंडनेस उत्पन्न होंगे। तो इसके माध्यम से यह दिखाया गया है कि कैसे इस रोग का मतलब माता पिता से उसके संतान में जाते हैं। यहाँ और एक चार्ट है, यहाँ देखो, मतलब यहाँ पर ये जो दिखाया गया है, ये बोर्ड का परीक्षा में प्रश्न आया था, यही प्रश्न 2 बार आ चुका है, एक बार माध्यमिक परीक्षा 2017 में आया है और एक बार 19 में आया है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में था कि एक कलर ब्लाइंड वाहक महिला है और एक कलर ब्लाइंड पुरुष है। तो पुरुष क्या है, पूरा कलर, इसमें रोग पूरा प्रकट हुआ है, ये पूरा कलर ब्लाइंड है, ये लाल और हरे का पहचान नहीं कर पाता है। और एक महिला है, ये महिला लेकिन मतलब बाहर नॉर्मल है, पर इसमें रोग प्रकट नहीं हुआ है, क्योंकि महिला में रोग प्रकट होने के लिए इसके दोनों जीन पर ये जीन होना चाहिए, दोनों क्रोमोसोम पर इसका ये जीन होना चाहिए कलर ब्लाइंड उत्पन्न करने का। तो चूंकि एक ही है तो इसमें क्या होगा कि ये वाहक बन गई है, अतः इसमें ये रोग उत्पन्न नहीं होगा। तो अब मान लो कि इस महिला के साथ इस पुरुष का अगर शादी होता है तो इसके अंदर जो गैमेट बनेंगे, ये 2 गैमेट बना, इसके अंदर दोनों गैमेट बना। अब क्या होगा कि इस गैमेट के साथ अगर इस गैमेट का संयोजन होता है तो ये जो लिंग का रचना बना, तो ये दोनों ही एक्स है तो पुत्री होगी, लेकिन ये पुत्री में क्या है कि एक क्रोमोसोम पर ये जीन आ गया है रोग उत्पन्न करने वाला, तो ये क्या वाहक हो गई। अगर इस गैमेट के साथ अगर इस गैमेट का संयोजन होता है तो दोनों ही, चूंकि एक्स गैमेट है तो पुत्री होगी, लेकिन दोनों जीन पर ही इसका क्या हो गया कि कलर ब्लाइंड उत्पन्न करने वाला जीन आ गया है, तो इसमें ये रोग पूरा प्रकट हो जाएगा, अतः यह लाल और हरे रंग का पहचान नहीं कर पाएगी क्योंकि इसमें रोग प्रकट हो जाएगा। अब देखते हैं कि इस क्रोमोसोम के साथ अगर इसका होता है तो ये नॉर्मल पुत्र उत्पन्न होगा, और इसके साथ अगर इसका होता है तो ये भी कैसा उत्पन्न, ये भी कलर ब्लाइंड पुत्र होगा, क्योंकि इसमें ये जीन आ चुका है अंधापन उत्पन्न करने वाला, और इसमें एक ही पर उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि दूसरा इसमें एक्स होता नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या पाए, तो इस तरह इस स्थिति में हम रिजल्ट क्या पाए, रिजल्ट हम पाए कि पुत्रियों में यहाँ जो जितने भी पुत्री उत्पन्न होगी 50% वाहक होगा और 50% इसमें कलर ब्लाइंड होगा, और पुत्र में 50% नॉर्मल होगा, देखो नॉर्मल पुत्र होगा, और 50% इसमें कलर ब्लाइंड पुत्र होगा। तो ये था कलर ब्लाइंडनेस के बारे में चर्चा। अब थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। इसका लास्ट जो पोर्शन है वो है आनुवंशिक काउंसलिंग, यानी जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग क्या होता है कि मान लो कि किसी व्यक्ति के परिवार में अगर ये जेनेटिक बीमारी है, उसके वंश में वर्षों से ये बीमारी चले आ रहा है, तो उसको मेडिकल में कुछ काउंसलर होते हैं जो इसका अध्ययन करते हैं कि जेनेटिक बीमारी जो होता है एक वंश में किस तरह प्रभावित होता है। मतलब तो ये लोग क्या करते हैं कि जो लोग इस बीमारी से ग्रसित होते हैं तो उन लोगों को इन लोगों के पास जाकर के उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए, ताकि ये जो जेनेटिक बीमारी है इसके प्रभाव को कम किया जा सके, और अगर संतान अगर वो प्राप्ति करना चाहते हैं तो कैसे संतान की प्राप्ति हो सकती है, क्या करना होगा ताकि स्वस्थ संतान उत्पन्न हो सके। तो इस पर वहाँ पर इसका विचार विमर्श वहाँ पर किया जाता है। तो इसी को कहा जाता है जेनेटिक काउंसलिंग या आनुवंशिक परामर्श।
और थैलेसेमिया या अन्य जीन जनित जितने भी बीमारियां हैं उसके रोकथाम के लिए यह जेनेटिक काउंसलिंग आवश्यक है। और शादी से पहले लड़का लड़की को आनुवंशिक काउंसलर से मिलकर अगर वे थैलेसेमिया से ग्रस्त है या अन्य आनुवंशिक बीमारी से ग्रस्त हैं तो ज़रूर उनसे सलाह लेना चाहिए ताकि आनुवंशिक जो रोग से ग्रस्त हैं ताकि उनका जो संतान हो वो संतान स्वस्थ हो, ताकि वो रोग से ग्रस्त न हो और उनको जीवन में आगे और समस्याएं न हो। तो ये था आज का टॉपिक। आज बस इतना ही। धन्यवाद।